नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिनोनिम के क्लासेस को कर रहे थे और अब तक के लिए दो क्लासेस में हम लोगों ने 48 तक या 48 तक हम लोगों ने सिनोनिम को कर लिया था। आज की क्लास में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, लेकिन अब हम लोग शुरू करेंगे इसको। तो आज का जो हमारा शब्द है 49 से शुरू करेंगे हम लोग इसमें, और लगभग 25 शब्द हम लोग पढ़ेंगे और इसके सिनोनिम भी 25 होंगे, तो लगभग लगभग 50 से 55 शब्द हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो शब्द साथ में आएगा मैं बताता अगर जाऊंगा, उन सारे शब्दों को आप अपने नोट्स में बनाते जाना, लिखते जाना। तो पहला शब्द हमारा प्रीमोनिशन। देखो, प्रीमोनिशन का मतलब हो जाता है कि जब कभी भी कोई घटना आपको होने वाली रहती है, आपकी लाइफ में कभी फ्यूचर में कोई घटना होने वाली होती है और उसका पूर्वानुमान आपको पहले ही पता चल जाए। जैसे मान लो कोई बुरी चीज होने वाली है, समथिंग वेरी अनप्लीजेंट, कोई अच्छी चीज नहीं, बुरी चीज। तो कोई बुरी चीज होने वाली है, उसका पता या उसका थोड़ा सा धमक आपको पहले लग जाता है, तो इसी को बोलते हैं प्रीमोनिशन, है ना। इसको इसका जो सिनोनिम वर्ड है वो फोर वार्निंग है। तो फोर का मतलब होता है सामने, फोर एक रूट वर्ड होता है, फोर का मतलब होता है सामने, इसी से बन जाता है फोर हेड। ये सामने वाले ललाट को क्या बोलते हैं? फोर हेड बोलते हैं। ये हाइंड हाइंड हेड, हाइंड ब्रेन कहलाता है। हाइंड का मतलब होता है पीछे, तो फोर माने आगे और हाइंड का मतलब होता है पीछे। तो फोर वार्निंग का मतलब पहले ही पता चल जाना, सबसे पहले पता चल जाना, वार्न कर दिया जाना आपको। तो प्रीमोनिशन का मतलब क्या हो जाएगा? फोरवार्निंग। यहाँ पे लिखा हुआ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, कि कोई बड़ा ही कोई गट फीलिंग आ रही है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है आपको कि कुछ होने वाला है, समथिंग अनप्लीजेंट, कोई बुरी चीज होने वाली है। अगला शब्द है हमारे पास इल्यूड करना। तो इल्यूड करने का मतलब होता है जब आप किसी चीज से बच जाते हैं, जिस किसी चीज से बचते हैं उसको बोलते हैं इल्यूड करना। तो escape फ्रॉम या अवॉइड, किसी चीज को अवॉइड करना या उससे बचना, व्हाट इज दैट इज व्हाट एल्यूड करना। तो आप जानते हैं ये क्या है? इसका सिनोनिम है escape करना। तो escape बहुत ही कॉमन शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए। escape का मतलब होता है बचना। एक शब्द पूछता है नैरो स्केप। तो नैरो स्केप का मतलब होता था बाल बाल बचना, है ना। ये फ्रेजल फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इट वॉज अ नैरो शेप, इट वॉज अ नैरो स्केप मैं बोलूं कि मैं बड़ा ही बाल बाल बचा, है ना। तो नैरो स्केप का मतलब क्या हो जाता है? बाल बाल बचना, बहुत ही कम जो है मार्जिन से आपका सेफ्टी हो जाना, दैट इज कॉल्ड नैरो स्केप। अगला शब्द हमारे पास है फ्लटर करना। तो फ्लटर का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम फ्लोट लिखा हुआ है। एक्चुअली फ्लटर का मतलब होता है जैसे अगर कोई चिड़िया है तो अपने पंख को फड़फड़ा रही है, बड़ी तेजी से फड़फड़ा रही है, होवर कर रही है। जैसे जमीन पर नहीं उतरना, वो वहीं एक ही जगह पे मंडरा रही है और अपने पंखों को बहुत तेजी से ऐसे फड़फड़ा रही है, तो उसको बोलते हैं फ्लटर करना। जैसे मैं अपनी आंखों को जल्दी जल्दी ब्लिंक करूँ तो कम टाइम में बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, मूव हो रहा है बहुत तेजी से, तो ये बहुत ही तेजी से और बहुत ही कम टाइम में मूव करना क्या कहलाता है? फ्लटर कहलाता है। ज्यादातर ये पक्षियों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन चूंकि दो वर्ड सेम नहीं होते हैं, दो वर्ड सिमिलर होते हैं, तो चार ऑप्शन में से वही वाले हमको टिक करने होते हैं जो ज्यादा अच्छा रहता है, सुटेबल रहता है। तो यहाँ पे फ्लोट इसका सिनोनिम दे दिया गया है। हालांकि फ्लोट का मतलब होता है तैरना। तो पानी में जब आप बहुत तेजी से मूव करते हैं तो उसको फ्लोट बोलते हैं, और फ्लटर करने का मतलब आपको मैंने समझा दिया। तो टू मूव लाइटली और क्विकली, बहुत ही हल्के तौर पे, जैसे उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगाना हो, बहुत ही प्यार से, बिल्कुल तेजी से कोई चीज हो रही है ना, तो आप बड़े तेजी से चल रहे हैं, पानी में आप हैं, पानी में बिना ज्यादा एफर्ट के आप आगे तक की तरफ मूव करते चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोट करना। फ्लटर करना, पंखों को फड़फड़ाना, या चिड़िया बहुत तेजी से पंखों को फड़फड़ाती है, होवर करती है, दैट इज कॉल्ड फ्लटर। तो फ्लटर को फ्लोट बोल सकते हैं। अगला हमारे पास शब्द है प्रियोरिटी। दोस्तों, प्रियोरिटी का मतलब हो जाता है जब आप किसी चीज को ज्यादा तरजीह दे, ज्यादा तवज्जो देते हैं, है ना। जैसे कि मुझे तीन चीजें करनी है, दो चीजें करनी है, उस चीज में पहली चीज कौन सी जो होगी जो मैं करूंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो दो चीजों में से इंपॉर्टेंट जो ज्यादा होगी उसको मैं पहले करूंगा, तो दैट इज इन माई प्रियोरिटी लिस्ट। प्रियोरिटाइज करने का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को ज्यादा वरीयता देना, ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना, दैट इज प्रियोरिटी। तो प्रेसिडेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रेसिडेंस का मतलब होता है किसी चीज को पहले रखना। दो चीजें हैं, दो चीजों से पहले किसी एक चीज को आप रखते हैं तो उस चीज को आपने क्या देती है? प्रेफरेंस देती है ना, उसी को बोलते हैं प्रीसिडेंस, प्रेसिडेंस। अगला शब्द हमारे पास है डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन का मतलब आप समझते हैं, डुप्लीकेट होना। डुप्लीकेट मीन्स व्हाट? कि किसी चीज का कोई ओरिजिनल चीज थी, उस ओरिजिनल चीज का कोई कॉपी बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड कॉपिंग या डुप्लीकेशन। ठीक है। मैं
एक शब्द यहाँ से बताता हूँ, फॉर्ज करना है ना, फॉर्ज, ये नोट कर लेना। फॉर्ज करने का भी मतलब होता है, जैसे फॉर्ज का मतलब होता है जाली, नकली चीज, है ना, डुप्लीकेट के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि तुमने ये चेक जो है गलत तरीके से भर के दिया है, तो ये कैसा चेक कहलाएगा? फॉर्ज्ड चेक कहलाएगा, फॉर्ज्ड। ठीक है, तो ये फेक के लिए इस्तेमाल हो जाता है, फॉर्ज के लिए। और क्या इस्तेमाल होता है शब्द? फेक, है ना, अनऑथेंटिक। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? अनऑथेंटिक। ये सारे शब्द किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? नकली होना या ऑथेंटिक ना होना। ठीक है, फॉर्ज, फेक या अनऑथेंटिक। अगला हमारे पास शब्द है डायलेट। तो डायलेट करने का मतलब होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ तुम्हें। जैसे कोई बहुत ही भयानक चीज आपने देख लिया, तो भयानक चीज देखने के बाद डर से बिल्कुल आंखें चौड़ी हो जाती है ना, ऐसे आंखें बिल्कुल खुल जाती है, फटी हुई रह जाती है, यानी वाइडन हो जाना, चौड़ा हो जाना। तो टू मेक, ये ज्यादातर इसी के लिए इस्तेमाल होता है ना, टू मेक और बिकम वाइडर, लार्जर और मोर ओपन। किसी चीज, कोई चीज जो थी जितनी थी उससे ज्यादा खुल गई, ज्यादा ओपन हो गई, दैट इज कॉल्ड डायलेट हो जाना, वाइडन हो जाना, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ ना कि उसकी आंखें जो है फटी रह गई, फटी की फटी, जब उसने उसको अपने सामने जो उसने पड़ी हुई लाश को देखा, तो उसकी आंखें फटी रह गई, है ना। His eyes were dilated, उसकी आंखें फटी रह गई, बिल्कुल चौड़ी हो गई। तो डायलेट का मतलब क्या हो जाता है? इसका सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? वाइडन। अगला शब्द हमारे पास है ऑब्सेशन। तो ऑब्सेशन का मतलब या प्री ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज के बारे में बिल्कुल परेशान होते हैं कि ये चीज, दिन भर वही सोचते रहते हैं, हमेशा बहुत डीप थिंकिंग में चले जाना और उसके बारे में बार बार सोचना, यानी वो चीज हो रही है रियल में या नहीं हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतन और मनन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री ऑक्यूपेशन। तो ऑब्सेशन का भी मतलब वही होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अपने कपड़ों को ही दिन भर लेकर के परेशान रहता है, दिन भर 10-15 कपड़े चेंज करता है, यानी वो कपड़ों को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतन मनन करता है, बहुत ही ज्यादा डीप थिंकिंग में चला जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा उस चीज को लेकर के परेशान है। ऑब्सेशन, दैट इज कॉल्ड प्रीऑक्यूपेशन। अगला हमारे पास शब्द है इटिनरेंट। इटिनरेंट का मतलब हो जाता है दोस्तों, इटिनरेंट का मतलब होता है घूमने वाला, ऐसा व्यक्ति जो यहाँ से वहां घूमे, है ना। तो ये लोग होते हैं जो ट्रेवल करते हैं, ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड इटिनरेंट। तो इटिनरेंट से एक शब्द बन जाता है इटिनरी। इटिनरी, इटिनरी। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, इटिनरी। देखो लिखा हुआ है इटिनरी, लेकिन इसको इटिनरी ही पढ़ते हैं। और इसका शब्द जो स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे यात्रा के लिए बोला जाता है, ऐसे यात्रा के लिए बोला जाता है जो सिर्फ घूमने के बारे में हो, मतलब कि यहाँ एक बार रुका फिर कहीं और चले गए, मतलब एक ऐसी ट्रिप जो सिर्फ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगी। मान लो एक बस है, वो बस जो है इसके लिए ही सिर्फ है कि उसमें सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, सारे को वहीं जाना है, और सारे लोग सिर्फ एक हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक सिर्फ घूमेंगे। तो इस तरीके की ट्रिप को बोल दिया जाता है ये। और उसी से शब्द बना हुआ क्या हमारे पास है? इटिनरेंट। तो इटिनरेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सवाल जो एसएससी में पूछा हुआ है स्पेलिंग एरर के अंदर, तो याद रखना। हालांकि मैं वैसे भी जो करवा रहा हूँ, ये सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे गए, उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। अगला शब्द हमारे पास है कॉन्विक्ट। तो कॉन्विक्ट बड़ा ही कॉमन सा शब्द है। कॉन्विक्ट का मतलब होता है जब जज किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर देता है, तो उसको बोलते हैं व्यक्ति क्या हो गया? कॉन्विक्ट हो गया। उसको जेल में पकड़ करके जेल में ले जा करके बंद कर दिया जाएगा। तो इसका जो सिनोनिम वर्ड दिया हुआ है वो क्रिमिनल दिया हुआ है। क्रिमिनल मतलब कॉन्विक्ट नहीं हो गया डायरेक्ट, लेकिन उसी से मिलता जुलता शब्द, उसी टोन का, इसीलिए इसको सिनोनिम हम लोग मान लेंगे। तो क्रिमिनल का मतलब वही भाई, जिस व्यक्ति ने कोई गैर कानूनी काम कर दिया है और उसको जो है उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है। तो कॉन्विक्ट आप समझ पाए होंगे। अगला शब्द हमारे पास है ऑस्टेंटेशन। तो ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है कि आप जब कोई भी ऐसी कृत्य करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप अपनी चीजों को बहुत ज्यादा दिखाना चाहते हैं पॉम्पस वे में, और दूसरे को डिसडेन करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, है ना। मतलब आप अपनी चीजों को ही ऊपर दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब अपने आप को ऊपर दिखाएंगे दूसरा व्यक्ति नीचे हो जाएगा आपसे।
तो बहुत ही ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर इसको बोलते हैं कि जब आपने वेल्थ का, लग्जरी का, पैसे का, रुतबा का, इन सारी चीज़ों का किसी पे धौंस दिखाते हैं या उसको बताने की कोशिश करते हैं कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। तो इस तरीके के बिहेवियर को बोलते हैं ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर। ऑस्टेंटेशन उसी से बन जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम वर्ड है वो पॉम। पॉम का मतलब बड़ा शो ऑफ करना, है ना? तो इसके लिए एक शब्द आता है, लिख लेना, शोवी। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शो करे, है ना? तो ऑस्टेंटेशन का मतलब फॉर्म। अगला हमारे पास शब्द है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मतलब हो जाता है जब हम किसी चीज को चूज करते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, उसमें से जो मुझे पसंद आएगी उसको मैं प्रेफरेंस दूंगा ना कि हाँ मुझे ये पसंद है। जैसे मैंने 2 शर्ट लिए, दोनों शर्ट में से खरीदना मुझे एक ही है, तो एक शर्ट को मैं उसमें से सेलेक्ट करूंगा ना, यानी मैं एक शर्ट को क्या दूंगा, प्रेफरेंस दूंगा। तो सिलेक्शन का जो सिनोनिम वो बन जाएगा प्रेफरेंस। अगला शब्द हमारे पास है टॉरिड। टॉर्बिड। तो टॉर्बिड का मतलब होता है जब कोई भी चीज जो बिल्कुल शांत अवस्था में चली जाए, है ना, टॉर्बिड हो जाए। इसी से हमारा एक शब्द बन जाता है टॉर्बिडो। तो टॉर्बिडो एक ऐसा मिसाइल सिस्टम में टॉर्बिडो लगाया जाता है, पनडुब्बियों में, सॉरी मिसाइल सिस्टम में बोल रहा हूँ, पनडुब्बियों के अंदर टॉर्बिडो लगाया जाता है। टॉर्बिडो काम क्या करती हैं, वो शांत बिल्कुल रहती हैं, बिल्कुल जैसे लगेगा कि कुछ है ही नहीं, और अचानक से वो अटैक करती हैं किसी दूसरी सबमरीन को, और जब उनको दागा जाता है तो वो पानी के अंदर ही वार करती हैं और पता भी नहीं चल पाता, अपने दुश्मन को पता नहीं चल पाता है कि वो मेरे ऊपर कोई अटैक किया जा रहा है। तो टॉर्पिड का मतलब हो गया जब कोई चीज इनएक्टिव हो, एक्टिव ना हो। तो मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव, दैट इज कॉल्ड टॉर्पिड। अगला हमारे पास शब्द है सरमाउंट होना। तो देखो सर यहाँ पे एक रूट वर्ड है। सर का मतलब होता है ओवर, है ना? ओवर या किसी चीज के ऊपर, इसी से सरफेस बन जाता है। तो सरफेस का मतलब क्या होता है भाई, कोई जमीन है, जमीन के अंदर बहुत सारे लेयर हैं, लेकिन जब आप सरफेस की बात करते हैं तो सबसे ऊपरी यानी ओवर वाले सरफेस की बात, ओवर वाले सतह की बात कर रहे हैं। तो सर जब लगा रहेगा समझ जाना ये ओवर की बात करता है, सबसे ऊपर वाली बात, उसकी बात कर रहा है। तो उसी से बना हुआ सरफेस शब्द है। सरफेस, सरपास, है ना, अनसरपास्ड। अगर आप अपने लाइफ में अनसरपास्ड हैं, इसका मतलब आपका कोई पीछे आपको कर नहीं पाया, आप सबसे आगे हैं, सबसे ऊपर हैं, आपको कोई पीछे नहीं कर पा रहा, आप अनसरपास्ड हैं, आपको कोई हरा नहीं पा रहा। तो सर से उसी इसी सर जो शब्द है, इसी से बने हुए सारे शब्द हैं हमारे पास। सरप्राइज करना, बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो सरमाउंट करने का मतलब हो जाता है जब आप किसी चीज को, जब कोई परेशानी आपके जीवन में आती है और आप उसको, उस परेशानी को छोड़ करके आप उससे आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है ओवरकम कर जाना, है ना? तो कोई सिचुएशन आपके पास थी जो बड़ी ही निगेटिव लग रही थी और आपने उसको हरा करके आप उससे आगे चले गए, ऊपर चले गए, दैट इज कॉल्ड सरमाउंट कर जाना। माउंट से याद, माउंट से आप पर्वत भी समझ सकते हो। माउंट का मतलब क्या होता है भाई, पर्वत। पर्वत एक तरीके से माउंट एवरेस्ट समझ लो, माउंटेन इसी से बनता है। माउंटेन का मतलब पर्वत, पर्वत का मतलब क्या हो गया, ऊपर जाना। तो जब आपको कोई समस्या आई थी और आपने उस समस्या को पार कर लिया बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड सरमाउंट करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओवरकम करना। अगला हमारे पास शब्द है एब्ल्यूशन। तो एब्ल्यूशन का मतलब यहाँ पे सिनोनिम इसका लिखा हुआ वॉशिंग, लेकिन तुम समझ लो इस बात को कि ये डायरेक्ट मतलब नहीं है। सिनोनिम जो इसका, ये सिमिलर तो है लेकिन सिर्फ वॉशिंग नहीं, इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है, एब्ल्यूशन उसके लिए इस्तेमाल होता है जब, जैसे मान लो कभी धार्मिक स्थल पे आप जाते हैं या कोई ऐसा आपको रिचुअल है, उस रिचुअल के अंदर जब बॉडी को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है या अच्छे से सफाई की जाती है, उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन। तो एब्ल्यूशन का मतलब डायरेक्ट बाथिंग नॉर्मल वाला नहीं, रोज रोज जो तुम नहा रहे हो उसको बाथिंग बोलते हैं बस ना। लेकिन एब्ल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जब हम किसी बॉडी को किसी किसी चीज के लिए तैयार करने जाते हैं, कोई अनुष्ठान करने जाते हैं और तब हम उसको नहलाते धुलाते हैं, सफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्ल्यूशन। तो इसका मैं एग्जांपल आपको एक समझा देता हूँ। जैसे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद जब उसको ले जाया जाता है जलाने के लिए, है ना, उसको क्रिमेट करने के लिए ले जाया जाता है, तो उस टाइम में उस व्यक्ति को सबसे पहले नहलाया जाता है ना? जो व्यक्ति मृत है उसको नहलाया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है, उसके बाद उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, तब उसको लेके जाया जाता है। तो ये जो नहलाने की प्रक्रिया उस टाइम है ना, उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन करना। ठीक है? तो ये रोज वाली प्रक्रिया से बिल्कुल डिफरेंट है ना। हालांकि आपको सिनोनिम 4 में से, ऑप्शन में से छांटने होते हैं, तो वॉशिंग को आप टिक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ में आप लिखा हुआ है, आपको मैंने समझा दिया इसका मतलब। अगला शब्द हमारे पास है नोम।
तो नोम का मतलब दोस्तों होता है ये नोम एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे आपने बहुत बार कहानियों में सुना होगा, और नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। छोटे बच्चों की जो बुक होती है, बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी स्टोरीज दी रहती है उसमें। एक ऐसा व्यक्ति के बारे में उसमें चर्चा किया रहता है जो बूढ़ा रहता है, उसकी दाढ़ी रहती है, वो नुकीली टोपी पहना रहता है और बहुत ही साइज में छोटा होता है। तो ऐसे व्यक्ति का नाम है नोम, उसको नोम बोला जाता था। इसका काम क्या था? कोई खजाना रखा हुआ, उस खजाने की वो रक्षा करता था, है ना? तो उसी व्यक्ति को नोम बोला जाता था। तो नोम का मतलब यहाँ पे लिखा ना, अ स्मॉल एंड अगली पर्सन। एक अगली का मतलब होता है भद्दा आदमी, जो दिखने में खूबसूरत ना हो, उसको। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम लिख दिया गया है ड्वार्फ, है ना? एक्चुअली में जो नोम है, वो नोम एक व्यक्ति है जो छोटे साइज का है ना? छोटे साइज का है और उसको छोटे ही साइज में उसको दाढ़ी आ गई है और नुकीली सी टोपी पहनता है ना? तो जाहिर-सी बात है कि जो व्यक्ति छोटा है, वो जैसे लग रहा है, और बूढ़ा व्यक्ति है वो। तो बहुत ही उम्र में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन साइज़ में बहुत छोटा है। उसका जो अ, वो लंबाई है बहुत कम है। तो उसकी वजह से वो बहुत ही भद्दा दिखता है ना? और आपने ड्वार्फ के तो जानते होंगे ड्वार्फ। तो ड्वार्फ ऐसे व्यक्ति के लिए बोलते हैं जो बौना हो, जिसका ग्रोथ बॉडी का ना हो पाया हो, जो यूजुअल साइज़ से बहुत ही कम रह गया हो। तो नोम उसी व्यक्ति का ये सिनोनिम बना दिया गया है ना? तो नोम से आप याद रखेंगे ड्वार्फ। अगला हमारे पास शब्द है कमांड करना। तो कमांड जब हम किसी को देते हैं तो बोलते हैं ना कि आपको हमने ये कमांड दी, आप इस तरीके से करो। जैसे कंप्यूटर में आपने कोई आपको फाइल खोलनी है, तो आप कंप्यूटर में वो बटन देते हैं, बटन प्रेस करते हैं, यानी आपने उसको कमांड दिया। कंप्यूटर का आपने एक कमांड दे दिया, वो कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो आपने कमांड दिया उसके अकॉर्डिंग चीजें लिख करके आ जाएंगी। तो कमांड देने का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को इंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी चीज को निर्देशित करते हैं, बताते हैं कि तुम ऐसे करो वैसे करो, ऑर्डर देना भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो कमांड का मतलब ऑर्डर देना या किसी को इंस्ट्रक्ट करना, कि बताना उसको कि आपको आपके पास अथॉरिटी तभी तो आप देंगे। तो गिव एन अथॉरिटेटिव, और तो कमांड देने का मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डर देना किसी को, है ना? गिव एन अथॉरिटी और प्रेम्पटोरी ऑर्डर, किसी व्यक्ति को ऑर्डर देना या उसको इंस्ट्रक्ट करना, दैट इज कॉल्ड कमांड करना। अगला हमारे पास शब्द है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो जाता है? जब हम किसी चीज के आर पार देख पाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो इसके लिए बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। एक तो ल्यूसिड हो गया, का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, जो जिसके बारे में बिल्कुल आप जानते हो, है ना? सब लोग जानते हो, बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि जिसमें कोई चीज़ ऐसी समझ में ना आए, बिल्कुल क्लियर हो। तो एक और शब्द आप लिख लेंगे यहाँ पे, एविडेंट। एविडेंट, है ना? बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट। क्लीन तो एक जानते ही हैं, क्लीन बहुत ही कॉमन सा शब्द है ना? जो बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो, एविडेंट हो, क्लियर हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट बहुत बार पॉलिसीज़ के इस्तेमाल होती है कि हमेशा जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर होनी चाहिए, एविडेंट होनी चाहिए। सबको उसके बारे में पता होना चाहिए, कोई भी मेल-मिलावट उसमें नहीं होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़। अगला शब्द हमारे पास है डेक्स्टेरिटी। तो डेक्स्टर का मतलब वैसे एक रूट वर्ड है डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, है ना? समझने की कोशिश करना यहाँ पे। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। तो राइट हैंड से जब आप कोई काम करते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो राइट हैंड से लिख रहा हूँ। तो जब आप राइट हैंड से काम करते हैं तो आप काम को ज़्यादा कुशलता से कर पाते हैं। माना जाता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं है और राइट हैंड हमारा ज़्यादा स्किल्ड है। ज़्यादातर व्यक्ति लोग अपने सीधे ही हाथ से, राइट हैंड से ही सारे काम करते हैं। आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो लेफ्ट हैंड से भी काम करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दोनों हाथ से काम कर लेते हैं, है ना? जैसे थ्री इडियट का जो वायरस था, वो दोनों हाथ से लिख लेता था। तो डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। तो राइट हैंड का कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होता है राइट हैंड, है ना? राइट हैंड क्या होता है? स्किल्ड होता है। तो डेक्स्टेरिटी का मतलब ये हो जाएगा कि जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्किल हो, है ना? दैट इज़ कॉल्ड डेक्स्टेरिटी। स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क, कोई काम करने में बहुत ही ज़्यादा कोई व्यक्ति क्या हो? स्किल्ड हो, दैट इज़ कॉल्ड डेक्स्टेरिटी। स्पेशली विद हैंड्स, यहाँ पे लिखा हो ना कि इसके लिए जो हमारा शब्द है डेक्स्टेरिटी का जो सिनोनिम है वो है एड्रॉइटनेस। तो एड्रॉइट का भी मतलब क्या हो जाता है? एड्रॉइट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो, उसको बोलते हैं एड्रॉइट पर्सन। तो डेक्स्टेरिटी एक नाउन है, इसी का नाउन हम जो यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे यूज़? एड्रॉइटनेस। अगला हमारे पास शब्द है कैप्रिशियस। तो कैप्रिशियस का जो सिनोनिम है वो लिखा हुआ है व्हिमसिकल। थोड़ा-सा दोनों का मतलब समझ लो। कैप्रिशियस का मतलब होता है, पहली बात तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए इस्तेमाल होता है।
लेकिन whimsical पॉजिटिव टोन का शब्द है, जनरली पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो कैप्रिशियस एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसका जो अपने जो मतलब उसके बिहेवियर को तुम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो, है ना, कि कब अगले बार वो कब क्या कर देगा, उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट न कर पाया जाना, ऐसा व्यक्ति कहलाता है कैप्रिशियस पर्सन। ठीक है, गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस टू मूड और बिहेवियर, जिसके मूड और बिहेवियर के बारे में तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि वो क्या कर देगा। तो ऐसा व्यक्ति जैसे इसको झक्की नहीं बोलते हैं, झक्की व्यक्ति, अरे बहुत ही झक्की आदमी है, सनकी आदमी है, कभी कभी ऐसा ही बोल देते हैं, सनकी और झक्की, तो उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है कैप्रिशियस। तो कैप्रिशियस एक निगेटिव टोन का वर्ड है। और पॉजिटिव कैसे इस्तेमाल होता है, जब हम बोलते हैं कि जैसे मान लो कि हमने इसको बोला कि अरे उसका मूड है ना वो बहुत ही कैप्रिशियस पर्सन है, तो कैप्रिशियस ऐसे व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, जैसे मान लो तुमसे उसने झगड़ा कर लिया और आकर के तुमसे फिर गले मिल गया, तुमसे बोल दिया कि अरे भाई हम सॉरी, गलती हो गया हमसे, वो आगे तुम्हें गले लगा लिया, तो ये यहाँ पे उसके पॉजिटिव चीज को दिखाने के लिए कहा जा रहा है ना। तो कैप्रिशियस ऐसे व्यक्ति के लिए, लेकिन लग नहीं रहा था कि वो झगड़ा किया तो आकर के अगले ही पल सॉरी बोल देगा या तुम्हारे गले मिल जाएगा, लेकिन उसने कर दिया ऐसा। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। उसकी अभी भी तुमने दोनों बातों में तुमने उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए तुम, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या इस्तेमाल होता है, कैप्रिशियस। तो इसको याद कैसे रखना है, उसी हिंदी शब्द से, झक्की व्यक्ति जो सन की टाइप का होता है, जिसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट आप नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं कैप्रिशियस पर्सन। व्हिमसिकल एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, इसके भी बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फनी होते हैं, है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, वो तुम्हारे साथ कोई ऐसी जोक्युलर एक्टिविटी कर दिया, जैसे मैं तुमको एग्जांपल दूं, रणबीर कपूर का। तो रणबीर कपूर एक व्हिमसिकल एक्टर है ना, कहीं भी जाते हैं तो जैसे उनको कोई पसंद आ गया तो जा करके कोई व्यक्ति को उसका पैर छू लेंगे, या कभी दंडवत लेट करके प्रणाम कर देंगे, हाथ भी कभी मिला लेते हैं, कभी डांस कर लेंगे, कभी कुछ भी पहन लेंगे, तो वो एक अच्छे वे में है ना, बुरे चीज के लिए नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो उसको बोलेंगे whimsical, तो ये थोड़ा सा फनी व्यक्ति होता है और चीजों को अच्छे अच्छे मूड के लिए इस्तेमाल होता है ऐसे व्यक्ति के लिए, तो उसको बोलते हैं whimsical। इसके भी मूड को आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि अगले पल ये क्या करेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि वो सनकी टाइप का है, जबकि ये कुछ बुरा ही काम कर देगा। दैट इज कैप्रिशियस एंड दिस इज whimsical। दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे आपको, जो अगेन मैं ये बात बोल रहा हूँ, चार ऑप्शन में से चूंकि आपको छांटने होते हैं, तो आप इसको टिक कर सकते हैं सिनोनिम के तौर पे। हालांकि दोनों एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, सिमिलर हैं जरूर। अगला हमारे पास शब्द है असर्टिव। तो भाई असर्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी बात पे जब आप जोर देते हैं, असर्ट करना मतलब जोर देना, तो असर्टिव का मतलब क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात मनवा दे, अपनी बात को ये शो करे कि मतलब बड़ा ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और अपनी बात को बड़े ही दमखम से रखता है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, असर्टिव। हैविंग और शोइंग हैविंग और शोइंग कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनैलिटी, एक ऐसा व्यक्ति बड़ा ही दमखम से अपनी चीजों को बातों को रख रहा है, यानी क्या बोल उसको बोलेंगे, असर्टिव पर्सन बोलेंगे। तो उसको लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डोमिनियरिंग। तो डोमिनियरिंग कैसे बना, डोमिनेट करने से। तो डोमिनेट वही व्यक्ति करेगा ना जो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तुम डोमिनेट किसी को नहीं कर सकते जब अगर कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन जो एक ऐसा डोमिनियरिंग पर्सन होगा, वो दूसरे वाले पर्सन के ऊपर डोमिनेट करता है, उसको अपने हिसाब से चलाता है। क्यों ऐसा कर पाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने अंदर। तो असर्टिव का जो सिनोनिम हो जाएगा डोमिनियरिंग। अगला हमारे पास शब्द है नैविश। नैविश, तो नैविश का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर तुम यकीन नहीं कर पाते हो, है ना। तो डिसऑनेस्ट पर्सन क्या कहलाता है, नैविश कहलाता है। ठीक। और अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस का भी मतलब होता है जो व्यक्ति जिसके ऊपर यकीन न किया जा सके, लेकिन जो अनस्क्रूपुलस पर्सन होता है वो थोड़ा और बुरा होता है। नेविश तो एक ऐसा व्यक्ति जो चोर टाइप का है, ईमानदार नहीं है ना, मतलब चीजों के उसके ऊपर किसी बात के लिए तुम यकीन नहीं कर सकते हो, ऐसा व्यक्ति नेविश कहलाता है। अनस्क्रूपुलस वो व्यक्ति कहलाता है जो अनैतिक रूप से बुरा हो, वो नैतिकता के भी चीजों को नहीं समझता, मॉरली मॉरल उसको कोई फर्क नहीं, है ना, अपने फायदे के लिए चोरी कर लेगा, झूठ बोल देगा, गलत काम करेगा, ये सारे पाप उसके अंदर रहते हैं, उसको बोलते हैं अनस्क्रूपुलस पर्सन। तो ये ज्यादा खराब है आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि कुछ क्वालिटी इससे मिलती है, इसलिए इसको आप सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारे पास शब्द है लैकोनिक पर्सन। तो लैकोनिक पर्सन मैंने बोला ना, तो लैकोनिक पर्सन ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी छोटी सी बात में बहुत ज्यादा बोल दे। जैसे बिहारी एक हिंदी लिटरेचर के एक कवि हैं, उनके बारे में बोला जाता है, बड़ा ही फेमस लाइन है, गागर में सागर भर देना।
बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। तो क्या उन्होंने लिटरली गागर के अंदर सागर भर दिया? नहीं भर दिया भाई। उन्होंने कहने का इस लाइन का मतलब ये है कि उस गागर को मतलब बहुत बड़ी सी बात थी, गागर मतलब बहुत बड़ी चीज, और उन्होंने छोटी सी चीज में उसको पिरो दिया। यानी अपने छोटे से लाइन में उन्होंने बहुत बड़ा मतलब बता दिया। ये व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं, लैकोनिक पर्सन बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके कम बोलने का मतलब बहुत ज्यादा होता है ना? उसको बोलते हैं लैकोनिक पर्सन। तो लैकोनिक का मतलब क्या हो गया? यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करना, लेकिन उन शब्दों का महत्व तो बहुत ज्यादा होता है। तो कॉन्साइज का मतलब जानते हैं? कॉन्साइज माने बहुत ही कम, बहुत ही, इसके लिए प्रिसाइज भी लिखना है, प्रिसाइज है ना। मान लो अगर ये ऑप्शन में मिल जाता है, कॉन्साइज प्रिसाइज दोनों मिलेगा, कॉन्साइज ही मारना। लेकिन अगर इन सब नहीं मिलता तो प्रिसाइज भी का मतलब क्या होता है? बहुत ही छाटा, बहुत ही छोटा, कोई चीज बहुत ही प्रिसाइजली बोलना, बहुत कम शब्दों में उसको बयान कर देना, दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज। तो लैकोनिक याद रखेंगे आप। अगला हमारे पास अब नैक, के एन एस सी के नैक। तो नैक का मतलब होता है जब आप किसी काम को करते करते बहुत टाइम से आपके अंदर एक अलग तरीके का स्किल आ जाता है। जैसे आप स्टार्टिंग में स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, तो स्टेनोग्राफी जब आप सीख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आपको अच्छे से आप नहीं लिख पाएंगे। या कभी कोई आर्ट सीख रहे हैं, आपको शुरुआत में वो बनाना उतने अच्छे से नहीं आता रहा होगा, लेकिन जब आपने अच्छे से सीख लिया तो आप आंख बंद करके भी उसकी आउटलाइंस को खींच दे रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं जब आपने बहुत ज्यादा इसका एक्सपीरियंस कर लिया है ना? उसको बोलते हैं नैक। तो एन एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का जब आपके अंदर नेचुरल स्किल आ जाता है ना, आपने प्रैक्टिस हालांकि की होगी, उसके बाद जो आपके अंदर नेचुरल स्किल आ जाती है उसको बोलते हैं नैक। तो इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है डेफ्ट, है ना। मैं बार बार ये इस्तेमाल कर देता हूँ डेफ्ट हैंड के साथ, है ना। तो मैं मुझे बोलना है कि अरे यार वो बड़ा ही अच्छे तरीके से आर्ट को बनाता है, उसके हाथ ना डेफ्ट है बिल्कुल। तो हाथ डेफ्ट होने का मतलब क्या? उसके हाथ में बड़ा ही स्किल है ना। नए, एक तरीके से नैक है। तो नेचुरल एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग इज कॉल्ड नैक या डेफ्ट या डेक्सटेरिटी। देखो यहाँ पे अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था ना डेक्स्टर, तो डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड होता था जब आप किसी काम को बड़े स्किल तरीके से करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेक्सटेरिटी या नैक। अगला हमारे पास शब्द है इल ब्रेड। तो इल ब्रेड का मतलब होता है जब हम अ, जब किसी व्यक्ति को देखते हैं, ऐसा व्यक्ति जो जिसका परवरिश अच्छे से नहीं हुआ है ना, तो उसको बोलते हैं इल ब्रेड। ठीक है, जिसकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई, बैडली ब्रॉटअप। देखो ब्रॉटअप का मतलब क्या होता है? लालन पालन पोषण करना। तो किसी व्यक्ति की परवरिश अच्छे से नहीं हुई है, उसको वो रूडली तरीके से रहा है, अच्छे से बिहेव नहीं करता, उसको बोलते हैं इल ब्रेड। तो इल ब्रेड डायरेक्ट इस्तेमाल होता है नाउन के तौर पे, किसी पर्सन या किसी बेटे के लिए, किसी लड़का लड़की के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, तुम अपने बाप के इल ब्रेड हो। इल ब्रेड का मतलब क्या? कि तुम ऐसे संतान हो जो जिसको मैनर्स नहीं है बिल्कुल, है ना। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है अनकाउथ। तो अनकाउथ का मतलब बहुत ही रूड व्यक्ति, बहुत ही रूड लड़का लड़की, कोई जिसके अंदर कोई भी मैनर ना हो, जिसने सीखा ना हो कि किसी से कैसे बात की जाती, बदतमीज टाइप का व्यक्ति, उसको बोलते हैं अनकाउथ। अनकाउथ के लिए जो हमारा सिनोनिम हो जाएगा इल ब्रेड हो जाएगा। अगला हमारे पास है डिमेंटेड। तो डिमेंटेड याद कैसे रखेंगे हम लोग? एक बीमारी है डिमेंशिया, डिमेंशिया, डिमेंशिया। तो डिमेंशिया एक बीमारी होती है। डिमेंशिया के अंदर होता क्या है? तो डिमेंशिया के अंदर होता है कि जब आपको बहुत ज्यादा, मान लो तुम किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे थे और उसके वजह से तुम इतने ट्रॉमा में चले गए, एक ट्रॉमा हो गया तुम्हें, परेशान उसके वजह से रहते हो हमेशा, और तुम ये नहीं समझ पाते हो कि कैसे तुमको रैशनली बिहेव करना है। कभी भी झक्की हो जाते हो, तुम परेशान हो जाते हो और कभी भी कुछ भी करने लगते हो, है ना। जैसे कभी गाड़ी जा रही है तो गाड़ी रुकवाने लगे बेवजह का, है। और कभी रात में उठे तो रात में उठ करके चलने लगे, कहीं बैठे हो तो लगे रोने लगे। मतलब इस तरीके के बिहेवियर, मतलब मेरा समझाने का मतलब क्या है, ये रैशनल बिहेवियर नहीं है। एक तार्किक व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता, लेकिन जब तुमको ये बीमारी हो जाती है तो तुम क्या हो जाते हो? इरेशनल हो जाते हो। और ये बीमारी का नाम क्या है? डिमेंशिया है। तो डिमेंटेड पर्सन कैसा व्यक्ति होगा? जो बिल्कुल ही इरेशनली बिहेव करे, है ना। बिहेविंग इरेशनली ड्यू टू एंगर, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने के कारण, या बहुत ही तुम्हें डिस्ट्रेस हो गया था, बहुत दिन से तुम स्ट्रेस में चले जा रहे हो, मेंटल प्रॉब्लम था तुम्हें, है ना। या बहुत ही एक्साइटमेंट हो गया, तो बहुत ही ज्यादा खुशी भी कभी हो जाती है, किसी चीज का एक्साइटमेंट हो जाता है। जैसे मालामाल वीकली में एंथनी था जो, उसके उसको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है, वो इतना एक्साइटमेंट में चला जाता है कि वो पगला जाता है कि क्या करे मुझे समझ में नहीं आ रहा, और उसकी जान निकल जाती है। तो एक्साइटमेंट भी बड़ी खराब चीज हो जाती है कभी कभी। तो डिमेंशिया का मतलब जब आप अपने भावनाओं को गैदर नहीं कर पाते हैं और आप रैशनली बिहेवियर नहीं दिखा पाते हैं सामने, उसको बोलते हैं डिमेंशिया। एक बीमारी है
तो डिमेंटेड पर्सन इसके से बन जाता है, डिमेंटेड आप याद रखेंगे। तो इडियोटिक यहाँ पे लिखा हुआ ना, इडियोटिक बिहेवियर करना। अगला हमारे पास शब्द हॉटी। तो हॉटी का मतलब होता है जब आप अपने आप को समझते हैं कि बहुत ही ज्यादा आप सुपीरियर हैं और दूसरे व्यक्ति को समझते हैं बहुत ही ज्यादा नीच है, यानी जब आप अपने आप को बहुत सुपीरियोरिटी देने लगते हैं और किसी को इंफीरियोरिटी देने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉटी। तो ऐसा कंसीडर्ड पर्सन मैंने पढ़ा है तुम्हें कि कंसीडर्ड पर्सन वही वो व्यक्ति होता है जो अपने आप को लेकर के बहुत ही हाई ओपिनियन रखता है कि मैं ही मेरा ही माई वे इज हाई वे। ऐसे व्यक्ति को कंसीडर्ड पर्सन कहते हैं कि मेरा जो तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका है, दूसरे का जो तरीका है वो सबसे बुरा तरीका है। तो यहाँ पे लिखा हो ना एरोगेंटली सुपीरियर, जिसे घमंड हो जाए कि मैं बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, सुपीरियर हूँ, और दूसरों को नीचा दिखाए, डिसडेन करे, दूसरों को शर्मिंदा करे। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हॉटी। इस तरीके के बिहेवियर के लिए एक और शब्द जो हमारा सिनोनिम इस्तेमाल होता है कंसीडर्ड पर्सन। कंसीडर्ड पर्सन उसको बोलते हैं जो अपने बारे में हाई ओपिनियन रखता है, दूसरों को डिसडेन करता है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे इस वाले लेक्चर में, और आगे इसके हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। और ये जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, अपने ग्रुप में शेयर करा करिए ताकि और भी लोग हम लोगों से जुड़ पाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।